हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस को पेपर 3 का, और खास करके इंडियन पॉलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ मैंने आपको ये कहा था कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके उन्होंने कह दिया है कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर अंडर क्या है वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और ये चीजें हैं। ठीक है, तो इतना आप उसमें मत पढ़िएगा कि ठीक है सिलेबस में पता नहीं क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया और आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस आपका वही है, बस आपको पढ़ने का थोड़ा सा स्टाइल या तरीका क्या है आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछली बार हमने सारा कवर कर लिया था, और उसके साथ के साथ ऑलरेडी क्या है आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या थोड़े कॉन्सेप्चुअलाइज होता है, तो वो भी हमने क्या है स्टार्ट कर दिया, वी हैव स्टार्टेड दैट। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के वीडियोस आपको अलग से मिल रहे हैं, तो वहां से आप क्या है कॉन्सेप्ट के वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस के ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंडियन पॉलिटी को क्या है आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार पूरा हमने कवर कर लिया था, और 2 वीडियोस में हमने क्या कुछ चीजें कॉन्सेप्ट पढ़े थे और एक सिलेबस को अच्छी तरह से क्या डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे, जब इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्राइन्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो पहले उनको देख लेते हैं। ठीक है, जो 2 इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स होते हैं वो क्या है आपको पढ़ने हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो पहला डॉक्ट्राइन तो जो होता है वो होता है आपके पास में, जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, एक तो होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, वो तो क्या पृथक्करण था, यानी शक्तियां डिवाइड की जा रही हैं, और ये क्या है विभाजन है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं विभाजन कह रहे हैं। ठीक है, यानी शक्तियों का जो विभाजन होता है उसको हम क्या कह रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब ये चीजें क्या है आप ऑलरेडी क्या है हम जो स्पेशल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, स्पेशल टॉपिक्स जिसको हम डिटेल में बात कर रहे हैं, जो वीडियोस आपको टॉपिक वाइज मिल रहे हैं इंडियन पॉलिटी के, क्या है वीडियोस आपको जो टॉपिक वाइज वीडियोस मिल रहे हैं, उसके अंदर क्या है कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये आप जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म में देख सकते हैं। क्लियर है, जो 2 वीडियोस आपको मिलेंगे जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का जो के वीडियोस हैं, उसके अंदर अच्छी तरीके से क्या है इसके बारे में बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हम किसे कह रहे हैं, व्हाट एक्चुअली सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, हल्का सा हम यहाँ थोड़ा सा ले लेंगे, बाकी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। इसी तरीके से क्या है ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको फेडरलिज्म में मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम संघवाद कहते हैं, क्या कहते हैं संघवाद कहते हैं, तो वहां पर क्या है ये चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्या है सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो एक तो क्या है डेमोक्रेसी का बैकड्रॉप है। ठीक है, जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी का बैकड्रॉप है। ठीक है, यानी फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का। और एक क्या है ये क्या करता है प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस पे काम करता है।
क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड क्या बैलेंसेस पे काम करता है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, हम शुरू में थोड़ा सा क्या स्लो रहेंगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है, तो थोड़ा स्लो रखा जाएगा ताकि आप अकस्टम्ड हो जाएं और आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाए, और धीरे धीरे क्या है स्पीड को इंक्रीज किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली किससे रिलेट करता है? प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर रिलेट करता है। संतुलन और नियंत्रण का जो सिद्धांत होता है उसके ऊपर क्या है ये काम करता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से तीन चीजें आपके पास निकल कर आती हैं, ठीक है। पहला होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी, ठीक है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे इसे, ठीक है। लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर यानी जिसको हम कहते हैं व्यवस्थापिका, ये कार्यपालिका, ठीक है, और ये क्या कहलाती है? न्यायपालिका। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इस रूल पे चलते हैं, क्या इस रूल पे चलते हैं, तो इसका काम है फ्रेम द लॉ, क्लियर है? इसका काम है कानून का निर्माण करना, कानून को बनाना। ये काम किसका होता है? इसका होता है। यानी कानून बनाने तक का काम क्या है? इसका है। तो यहां एक सीमा लगा दी गई है कि कानून कौन बनाएंगे? लेजिस्लेचर बनाएंगे, ठीक है, यानी व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, जिसको हम विधायिका भी कह देते हैं। इसका काम है कानून को लागू करना, टू इंप्लीमेंट द लॉ, ठीक है। अब इसका काम क्या है? कानून को इंप्लीमेंट करना, कानून को लागू करना। यहां इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां से कानून बनेगा, कानून बनने के बाद किसके पास पहुंच गया? एग्जीक्यूटिव के पास पहुंच गया, और वो क्या करेंगे? इसे लागू करेंगे। यहां पर क्या है? ये काम है न्यायपालिका का। जब इंडिया की बात करते हैं तो यहां पर काम क्या है? न्यायपालिका के दो काम आ जाते हैं आपके पास में। पहला तो क्या है कि ये देखना, ठीक है, पहले वो कानून के अंदर नहीं जा रही, क्या है? कानून के अंदर नहीं जा रही, पहले वो ये देख रही है कि न्यायपालिका से जो कानून यहां पर आया था, सॉरी, व्यवस्थापिका से जो कानून बनकर आया था यहां पर, उसको उस तरह से लागू किया गया है या नहीं किया गया है। मींस द लॉ हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ स्टेटेड, ठीक है, यानी जो लॉ में लिखा गया है, व्हाट इज रिटन इन द लॉ, अगर उसी तरीके से लेटर एंड स्पिरिट में लॉ को इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। तो पहला काम तो जुडिशरी का ये देखना होता है, ठीक है, ये काम करना कि भाई लॉ जो बनाया गया है उसको बाद में देख रहे हैं हम, ठीक है, पहले ये देख रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव ने जो काम किया है, जो एग्जीक्यूटिव को करने के लिए कहा गया था, वो एग्जीक्यूटिव ने उसी तरीके से किया है या नहीं किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने अपनी मर्जी से ही क्या कर दिया, उसका कुछ इंप्लीमेंटेशन कर दिया। लॉ में कुछ लिखा हुआ था और एग्जीक्यूटिव ने उसको अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो पहला काम तो जुडिशरी का ये होता है, ठीक है, और ये काम हर कंट्री में होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कंट्री हो, ठीक है। तो ये चीज आपके पास में आ जाती है। अब दूसरा काम क्या है जुडिशरी का? इंडिया के अगर कंसेप्ट में देखें तो ये देखना कि यहां जो लॉ बना है, ठीक है, यहां जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दो तीन चीजें स्टडी करते हैं, ये चीजें हमने कर ली, ठीक है, और ये दो आगे स्टडी करते हैं। तो ये देखते हैं कि जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, वहां क्या है, डिफरेंट सिस्टम लागू होता है। क्या होता है? डिफरेंट सिस्टम लागू होता है। कहीं पर आपको क्या मिलेगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलेगा, क्लियर, पार्लियामेंट्री सिस्टम मिलेगा, यानी संसदीय व्यवस्था जिसे हम कह रहे हैं, क्या संसदीय व्यवस्था मिलेगी। कहीं पर क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा, ठीक है, कहीं पर क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा, यानी राष्ट्रपति शासन मिलेगा, क्या राष्ट्रपति व्यवस्था मिलेगी। फिर आपके पास कहीं पर क्या सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ध, ठीक है, अर्ध
अध्यक्षीय प्रणाली, क्या अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, ये अध्यक्षीय प्रणाली है, ये अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली है, यानी राष्ट्रपति प्रणाली, ये अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, सेमी प्रेसिडेंशियल। इसका एग्जांपल आपको मिलता है फ्रांस और श्रीलंका, मेन कंट्रीज में आपको मिलेगा। ठीक है, ये जो सिस्टम काम करता है फ्रांस में काम करता है, श्रीलंका में काम करता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें क्या है आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस आते हैं प्रेजेंट। अब इसमें क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट से चीजें पास होती हैं और होती हैं। यहां पर क्या है, कानून वहीं से बनता है लेजिस्लेचर से, पर एग्जीक्यूटिव क्या है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, वेनी वीटो वगैरह जो सिस्टम हम इसको बाद में करेंगे, क्लियर करें। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट और आ जाती है कि तीन डिफरेंट आपके पास में एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स, यूके, इंडिया और यूएसए। ठीक है, अब ये जो तीन डिस्टिंक्शन है ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तीन तरह के डिस्टिंक्शंस हैं। अब यहां पर क्या है कि सुप्रीमेसी किसके पास में है? ठीक है, सुप्रीमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता किसके पास में है, सुप्रीमेसी किसके पास में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीमेसी किसके पास में है, सर्वोच्चता किसके पास में, कौन सर्वोच्च है। तो यहां पर क्या है कि जो लेजिस्लेचर है वो क्या है, सुप्रीम है। यानी जो संसद है वहां की, जो भी वहां की संसद है, ठीक है, वो क्या है, वहां सुप्रीम है। वो किसी भी तरह का कानून क्या कर सकती है, बना सकती है। उस पर किसी भी तरह के कानून बनाने की कोई पाबंदी नहीं है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन दैट। अब इंडिया की बात करें तो हमारे यहां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। क्लियर, यानी कोई भी लॉ लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके नहीं बना सकती है। क्या वायलेट करके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बना सकती है। अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में उसी तरह का क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ताकि वो जो लॉ आप बनाने की सोच रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो जाए। जैसे रिजर्वेशन का लॉ है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहां क्या है, हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ठीक है, किसी यहां पर क्या है, कहीं भी नॉर्मल केसेस में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सेक्स, कास्ट, क्रीड, कलर और इन चीजों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन ये क्या है, जरूरी है एज फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन जिसको सकारात्मक कार्रवाई जिसे हम कह रहे हैं, अफर्मेटिव एक्शन के फॉर्म में जरूरी है। तो अगर आपको अफर्मेटिव एक्शन करना है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 16 में क्या है, चेंज किए जाते हैं, एडिशन किए जाते हैं और किए जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके या अमेंडमेंट करके क्या दिया गया है। अब यहां ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है, यहां सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। अब यहां पर क्या है, एक बहुत ही ज्यादा न्यूएंस्ड चीज आ जाती है कि यहां क्या कहा जाता है कि जुडिशरी सुप्रीम है। क्लियर है, जुडिशरी सुप्रीम है। क्या है, जुडिशरी को क्या कहा जाता है, सुप्रीम कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। यहां पर भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, सुप्रीमेसी होती है। जुडिशरी यहां भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। इतनी पावर जुडिशरी के पास नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चली जाए। तो यहां पर फिर हम जुडिशरी को सुप्रीम क्यों कह रहे हैं, व्हाई वी आर सेइंग जुडिशरी जो है वो एक सुप्रीम फोर्थ चैम्बर बन चुकी है, या थर्ड चैम्बर जिसे हम कह रहे हैं, सॉरी फोर्थ चैम्बर, थर्ड चैम्बर बन गई है लेजिस्लेचर का। उसका एक कारण है कि अमेरिका में अगर आपको जुडिशरी को किसी भी सिस्टम को काटना है, ठीक है, अगर जुडिशरी ने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी जजमेंट दे दिया या और दे दिया, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, केवल अमेंडमेंट से ही दूर कर सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेंडमेंट करके ही क्या है उस जुडिशरी के जजमेंट या किसी को क्या है काटा जा सकता है। और यहां पर क्या है, अमेंडमेंट करना ऑलमोस्ट हम कह दें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
यानी इतना डिफिकल्ट है यहाँ अमेंडमेंट करना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनाइटेड स्टेट्स का जो संघीय संविधान है उसके अंदर अमेंडमेंट करना इतना मुश्किल है कि वहां जल्दी से अमेंडमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जुडिशरी अगर कोई फैसला दे देती है, ठीक है, तो उसको अमेंड करने की पावर ना तो अकेले सीनेट के पास में है, ना अकेले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में है, ना किसी स्टेट्स के पास में है, क्या किस और के पास में है, ना प्रेसिडेंट के अकेले के पास में है। तो उसमें क्या है, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो इतना कम्बरसम, इतना डिफिकल्ट है, इतना मुश्किल वाला है कि वहां पर क्या है कि ये अमेंडमेंट जल्दी से पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्या है कि जुडिशरी ने वहां जो भी फैसला दे दिया वो ऑलमोस्ट क्या है, कानून की तरह लागू हो जाता है। क्या है, कानून की तरह लागू हो जाता है, क्योंकि किसी के पास फैसला बदलने की पावर नहीं है, और बदलने की पावर ज्यादातर किसके पास में रहती है? जुडिशरी क्या कर सकती है, अपने फैसले को ओवरराइड कर सकती है। क्या कर सकती है? ओवरराइड कर सकती है, यानी फैसला बदल सकती है। यहां पर अकेले इनके पास में पावर नहीं है। इसलिए क्या कह दिया जाता है कि जुडिशरी इज सुप्रीम इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। पर ये सही नहीं है, टेक्निकली सही नहीं है। टेक्निकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका में भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। जुडिशरी इसलिए सुप्रीम हो जाती है, या जुडिशरी के पावर एक्स्ट्रा इसलिए आ जाती है क्योंकि जुडिशरी के फैसले को कट करने के लिए आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो एक पॉइंट तो आपके पास में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर अगर जब भी आपको लिखा जाएगा, मान लीजिए दो डिफरेंट चीजें आ जाएं कि अमेरिका में विच इज सुप्रीम, तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जुडिशरी तब तक सुप्रीम है जब तक उसके फैसले को काटा नहीं जाता, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है तो वो भी क्या है, सुप्रीम नहीं है। क्लियर है? एक पॉइंट तो आपके पास में ये चीज आ जाती है। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब जो चीजें आती हैं वो आती है आपके पास में, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आती है जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे पहले भी हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक और चीज पढ़नी पड़ेगी आपको। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इनको हिंदी में कहते हैं, ये क्या कहलाता है? राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष। और इसको बोलते हैं शासनाध्यक्ष। ठीक है, यहां से हट जाएगा राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। ठीक है, अब राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है किसी भी कंट्री में जिसके नाम से काम हो रहा है क्या हो रहा है? जिसके नाम से काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, व्हाटएवर इट इज, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा रहा है, क्या है, कार्यपालिका आदेश दिया जा रहा है, या कार्यपालिका कोई भी काम कर रही है जिसके नाम से कर रही है, उसे हमने क्या कह दिया? हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्राध्यक्ष बोल दिया। और जो जिसके पास वास्तव में पावर है, क्या है, काम को करने की, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार जिसके पास वास्तव में काम करने की शक्ति है, पावर है, उसे हम क्या कह रहे हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर क्या है, डिस्टिंक्शन आ जाता है यूएस, यूके और इंडिया में। क्लियर? ठीक है, यूएस में क्या है कि प्रेसिडेंट ही जो होता है, हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। क्लियर है? हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। लेकिन यहां पर क्या है, हेड ऑफ स्टेट अलग है और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वो अलग होता है। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर हम यूके की बात करें तो किंग या क्वीन जो भी होंगे, ठीक है, वो हेड ऑफ स्टेट होंगे। इंडिया में क्या है, हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट या हमारी प्रेसिडेंट। ठीक है, हमारी ऑनरेबल जो अभी प्रेसिडेंट है, और नॉर्मली जो प्रेसिडेंट बनते हैं या बनती हैं वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट होती हैं। इज फर्स्ट सिटीजन, वेरी ऑनर्ड, और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में हमें सबसे ऊपर रखा जाता है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की रिस्पेक्ट इंडिया में है तो प्रेसिडेंट की ही है। तो प्रेसिडेंट हमारे लिए क्या है, एज अ कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ही और शी इज वेरी ऑनरेबल फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे वहां पर
किंग और क्वीन की वैल्यू की जाती है, वहां पर इंडिया में भी क्या है, प्रेसिडेंट की वैल्यू की जाती है। और इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी क्या है, प्रेसिडेंट की उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू इंडिया में प्रेसिडेंट की है। और यहां पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो ध्यान रखिएगा, कल को ये मत कह लीजिएगा प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है? टेक्निकल वे में अगर हम कहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें, अगर लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। सॉरी, लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, पर टेक्निकल या कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, काउंसिल, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यही यूके का हाल है, यही यूके की कंडीशन है, और यही क्या है, इंडिया की सिचुएशन है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट हमारे यहाँ या पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होते हैं, अलग होते हैं, और यह इसी तरीके से क्या है, काम करते हैं ये। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आ जाता है आपके पास में, जब आप क्या बात कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज डिस्टिंक्शन और आ जाती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या हो जाता है, उसमें होता है टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वैसे तो क्या है, बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा क्या है, इनको समझने की जरूरत होती है। क्या होती है, समझने की जरूरत होती है, ताकि आप बेसिक भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसके एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, गलत कर देते हैं। एक तो होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है फ्लेक्सिबल। क्लियर है? एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी भी कंट्री में क्या है, जब हमने कहा लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ बनाती है। क्या करती है? लेजिस्लेचर फ्रेम्स द लॉ। अब वो कई तरह के लॉज बनाती है। क्या? कई तरह के लॉज बनाती है। एक तो होता है ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, यानी सामान्य कानून होता है जो रोजमर्रा के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, आपको कोई नया कानून बनाना है, कोई नया कानून में चेंज करना है, या कोई चीज करनी है, तो होता है ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य लॉ। एक होता है जब आप क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, जिसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी लॉ नहीं है ये। ठीक है, तो रिजिड और फ्लेक्सिबल में सिंपल सा डिफरेंस ये होता है कि अगर इन दोनों में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब अंतर नहीं है। अंतर का मतलब ये है कि इसको इसी तरीके से पास कर सकते हैं। क्या है? एक सामान्य कानून के जरिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई संविधान है जिसमें सामान्य कानून के जरिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल, यानी लचीला। इसको हम क्या करें, लचीला कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक तरीका चाहिए, ऑर्डिनरी लॉ से अलग हटके क्या है तरीका चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो डिफिकल्ट हो ऑर्डिनरी लॉ से, उसके अंदर क्या स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत हो, एक्स्ट्रा मेजोरिटी, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज ना किया जाए, उसको हमने क्या कह दिया, रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। ठीक है, अब ये चीज आपके पास में आ गई। फिर दूसरी चीजें आ जाती है, एक आ जाता है, और एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि हम ये कह लेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, तो यहां पर क्या है कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे रिजिड माना जाता है। क्या? यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे रिजिड माना जाता है, और इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे फ्लेक्सिबल माना जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल माना जाता है क्योंकि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब बारी आ जाती है आपके पास में, एक आ जाता है रिटन, और एक होता है अनरिटन। ठीक है, यानी लिखित और अलिखित संविधान। क्लियर है? लिखित और अलिखित संविधान। यहां पर क्या है, थोड़ा सटल डिस्टिंक्शन आता है, मतलब कोई महीन रेखा आती है जहां पे आपको समझने की जरूरत होती है कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन अगर एक ही डॉक्यूमेंट में हो, ठीक है, पूरा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसको एक डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट को ही हम कह ले कि कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है।
ठीक है, यानी वो एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही, चाहे वो 1000 पेज का हो, चाहे 10,000 पेज का हो, चाहे वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बहुत छोटा हो, ठीक है, उसी को क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है, या उसी को कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है, या कॉन्स्टिट्यूशन माना जा रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, या कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे रखा जा रहा है, ठीक है, तो उसको तो हमने क्या कह दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह दिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर क्या है कि एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर अनरिटन के अंदर ये होता है कि भी जितने भी आप लॉ बना रहे हैं, क्या जितने भी आप लॉ बना रहे हैं, सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आज आपने लॉ बनाया तो भी कॉन्स्टिट्यूशन, कल बनाएंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन, परसों बनाएंगे तो भी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सारे के सारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे लॉज एक ही डॉक्यूमेंट में लाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए इसको कह दिया अनरिटन डॉक्यूमेंट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अलिखित है, यानी पूरे तरीके से कोडिफाइड नहीं है एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी ये कोड बना दी गया कि भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसीलिए क्या है, इसको चेंज करना क्या है, इजी हो जाता है, इसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट सटल चीज ये आती है कि दूसरा जो डिफरेंस आता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनता है, क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बनता है तो उसके लिए क्या है, एक स्पेशल कमिटी बनाई जाती है, ठीक है, एक विशेष समिति बनाई जाती है, ठीक है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक ही डॉक्यूमेंट है, तो इसको क्या है, हर रोज आप नहीं बना सकते। तो जब भी ये बनेगा किसी भी देश के लिए, ठीक है, फॉर एनी कंट्री, जब भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो एक स्पेशल कमिटी बनाई जाएगी। वो कमिटी क्या करती है, पूरा एनालाइज करती है, पूरा प्रोसेस करती है, पूरा हर चीज को देखती है, कंट्री की पोजीशन देखती है, बाहर की पोजीशन देखती है, हर कंट्री के बारे में सोच के बात करती है कि किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम थी, किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम उसने फेस करी और करी, उसके हिसाब से फिर वो क्या पूरी तरीके से वो कमिटी क्या करती है, विचार विमर्श करती है, परिचर्चा करती है, बहस करती है और करती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट लेकर आती है, कोड्स लेकर आती है, कोडिफाई करती है, और वो फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में अप्लाई किया जाता है। क्या वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में क्या किया है, क्या अप्लाई किया जाता है। जैसे इंडिया में क्या है कि हमारी संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो करीब 2 साल से भी ज्यादा, जिसने क्या है पूरा डिलिब्रेशन किया था, अच्छी तरीके से विचार विमर्श किया, बहस की, 11 के करीब सेशंस हुए, और ये सारी चीजें क्या है वहां पर हुई। तो उस तरह से क्या है, जो कानून बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसे हम कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में करीब 10 साल लग गए, अमेरिका में कई साल लगे। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कोडिफाई होके बनेगा, उसको क्या कहेंगे हम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहलाता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, दैट इज नोन एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और अगर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जा रहा है, क्या एक स्पेशल कमेटी नहीं बनाई जा रही है और चलता जा रहा है काम, तो उसको हम क्या कह देते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास में आ जाता है यूके, ठीक है, इजराइल, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये 3 मेन कंट्रीज हैं जिनके पास में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 3 मेन कंट्रीज आपके पास आ जाते हैं जिनके पास में क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो ये आ जाता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें काम करती हैं या किसी कंट्री में काम करती हैं, तो वो पूरी तरह ना तो रिटन होती हैं, ना ही क्या होती हैं, अनरिटन होती हैं। कुछ चीजें हमारे यहाँ भी ऐसी हैं जो अनरिटन हैं, लेकिन क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन उनको लॉ की तरह माना जा रहा है, कहीं वायलेशन नहीं कर सकते आप उनका। इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर भी क्या है, कुछ रिटर्न चीजें ऐसी हैं जिनको पार्लियामेंट क्या है, वायलेट नहीं कर सकती, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती कानून बनाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है। अब जो नई चीज, नेक्स्ट जो चीज आता है, वो आता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है, फेडरल और यूनिटरी, ठीक है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू वगैरह, फेडरलिज्म में आप पढ़ सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ इतना कहते हैं, जो डिवीजन ऑफ पावर्स था, ठीक है, फेडरल के लिए हमने क्या कहा था, फेडरल यानी संघीय,
संघीय कानून, फेडरल कानून हम किसे कह रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या है आपको प्रोविजन किया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही क्या है प्रोविजन कर दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या है पावर्स क्या है डिवाइड कर दी गई है, क्लियर है, डिवाइड कर दी गई हैं किसके, सेंटर, जो मेन गवर्नमेंट है आपकी, ठीक है, जो मेन गवर्नमेंट है जो इंटरनेशनली क्या करती है कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है जो देश का क्या है एक फेस होता है, एक अब देश को प्रदर्शित, देश को क्या दिखाती है कि भी हम कंट्री हैं, और दूसरा क्या है स्टेट्स यानी राज्य, ठीक है। तो इनकी पावर्स क्या है, इनको कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं, कहां कहां ये काम कर सकते हैं, कहां कहां ये नहीं आ सकते हैं, और क्या इनकी सीमाएं हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही डाल दी जाए, ऐड कर दी जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा क्या है जो शेड्यूल 7 के अंदर आती है, ठीक है। तो शेड्यूल 7 के अंदर हमारी लिस्ट वगैरह आती हैं, वो क्या है बेस है फेडरलिज्म का, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स का, किसका, डिवीजन ऑफ पावर्स का क्या है बेस है। यूनिटरी का मतलब ये होता है, ठीक है, यूनिटरी का जो मतलब होता है कि टोटल पावर क्या होती है सेंटर के हाथ में होती है, क्लियर, सारी की सारी पावर किसे दे दी जाती है, सेंटर के पास दे दी जाती है, ठीक है, यानी सेंटर ही क्या करेगा, छोटे छोटे चाहे वो आप स्टेट्स कह लीजिए, ठीक है, चाहे उन्हें आप काउंटीज कह लीजिए, ठीक है, चाहे उन्हें आप कुछ भी कह लीजिए, वो क्या करता है सेंटर ही क्या है अपनी जरूरत के हिसाब से क्या है उन्हें क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, और अपनी ही जरूरत के हिसाब से क्या कर सकता है उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, क्या कर सकता है अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, यानी उनको पावर भी वही देगा, ठीक है, और उनको क्या करेगा उनके पावर भी वापस क्या कर सकता है ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या है चाहे ये ऑर्डिनरी लॉ, ऑर्डिनरी कंडीशन है, यानी सामान्य जो अवस्था होती है उसमें भी ये चीजें लागू कर सकता है, क्या कर सकता है लागू कर सकता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था होती है, ठीक है, उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं, कब ये सिस्टम क्या है आप हटा सकते हैं, फेडरलिज्म को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं डाउन साइज कर सकते हैं, किस में जा सकते हैं आप यूनिटरी सिस्टम में जा सकते हैं, यानी एकात्मक जिसे हम कह रहे हैं, क्या एकात्मक संविधान बनाया जा सकता है। और अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो वो क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल हमारे यहाँ कंट्री में अंदर एक चीज है, और एक कंट्री के हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स जिसको हम क्या कह रहे हैं कंप्लीट फेडरल, ठीक है, सबसे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का वो यूनाइटेड स्टेट्स है, और इंडिया का भी क्या है फेडरल यानी संघीय संविधान है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। देखिए इमरजेंसी में यहां पर भी क्या है स्टेट्स के पावर को कम किया जा सकता है, क्या है इमरजेंसी में स्टेट्स के पावर को क्या है कम किया जा सकता है, और अभी यही चीज क्या है सेम टू सेम चीज क्या है मिनेसोटा में चल रही है, मिनेसोटा में यही चीज क्या है टसल चल रही है, यही चीज चल रही है मिनेसोटा के अंदर, ठीक है। तो वहां पर भी क्या है कि वो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि एक फेडरल पावर का यूज करना चाह रहे हैं, फेडरल लॉ का यूज करना चाह रहे हैं, या फेडरल प्रोविजंस का यूज करना चाह रहे हैं, संघीय व्यवस्था का यूज करना चाह रहे हैं, या संघीय प्रावधानों का यूज करके जो गवर्नर की पावर्स हैं उनको क्या कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कम, यानी इमरजेंसी में आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इंडिया में भी क्या इमरजेंसी में किया जा सकता है, लेकिन यहां पर और इंडिया में एक फर्क ये है कि यहां पर आप जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते या उनको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते।
जो स्टेट जैसे आज की कंडीशन में है वो वैसे ही रहेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टेट में से थोड़ा एरिया निकाल करके आए आप दूसरे स्टेट में ऐड कर दें, या एक स्टेट में से तोड़ के आप क्या करें, दो स्टेट बना दें, क्या दो स्टेट बना दें। तो यहां पर ये डिफरेंस है, यहां पर स्टेट डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, यानी स्टेट को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। पर इंडिया में क्या है, स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है। State boundaries can be changed। ठीक है, इंडिया में स्टेट्स की बाउंड्री को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। स्टेट्स का लेवल चेंज किया जा सकता है। जैसे J&K का लेवल डिग्रेडेड करके क्या बना दिया गया था उसे, यूनियन टेरिटरी, और आज भी वो क्या यूनियन टेरिटरी है, कंप्लीट स्टेट नहीं है। ठीक है, नए स्टेट्स हम बना रहे हैं, क्या हमने नए स्टेट्स बनाए, जैसे तेलंगाना हमारा तो बिल्कुल लेटेस्ट नया स्टेट है, न्यूएस्ट स्टेट है, जो आंध्रा से बाइफरकेट करके बनाया गया है। तो ये एक डिफरेंस, सटल डिफरेंस है। यहाँ आप डिस्ट्रक्ट स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। 50 हैं तो 50 रहेंगे, अगर आप कोई नया स्टेट ऐड करते हैं तो वो 51st होगा। ठीक है, उसको डिस्ट्रक्ट आप स्टेट की मर्जी के बिना नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, स्टेट्स बाउंड्रीज कैन बी चेंज्ड। तो स्टेट की बाउंड्रीज जो है उनको क्या कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक सटल डिफरेंस हो जाता है किसमें। ठीक है, और ये एक एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनेसोटा स्टेट के अंदर ये चीजें चल रही हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर, तो एग्जामिनर समझता है कि आप वर्ल्ड लेवल पे भी क्या है, अपनी चीजें काम कर रही हैं, आप पढ़ रहे हैं या ये चीजें आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, बेसिक्स। और ये चीजें आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब आरपीएससी ये कह रही है कि हम बेसिक्स से क्या है आपसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वी विल कवर द क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक्स। रटने की आपको जरूरत नहीं है, आप बेसिक्स को कवर करिए, और बेसिक्स अगर आपका कवर होता है तो आप अच्छी तरीके से क्या एग्जाम्स को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे क्या क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और धीरे धीरे क्या है हम अपनी जो भी हमारी जरूरतें पॉलिटी से रिलेटेड है उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, मतलब ये रहेगा कि एडवांस लेवल, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल हमारा ये मॉड्यूल रन करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।